Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 16th of July 2020, Thursday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is accept no one's definition of your life, define yourself. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. RIL 3.0 Made in India 5G Affordable Smartphones. कल रिलायंस इंडस्ट्री की 43rd एनुअल जनरल मीटिंग थी, एजीएम थी, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख शेयर होल्डर्स ने 41 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया एंड दैट एनुअल जनरल मीटिंग वॉज ब्रॉडकास्टेड अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब. And why this broadcast have been done? Because of the few very important announcement. One, Google has invested approximately $4.5 billion into Reliance Jio platform for 7.7% stake. So this was one of the very big announcement that actually have been done on first virtual annual general meeting of Reliance Industries. On this meeting, Reliance Industry and the Mukesh Ambani has shown the commitment of Reliance Industry to turn RIL into technology powerhouse with zero net carbon footprint and has indicated the path of RIL 3.0. As we all know that the consumer facing business such as retail and Jio have made the company transition into RIL 2.0. Now company is moving towards the new version of Reliance Industry, that is 3.0. अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. एक तो आप याद रखिएगा कि जो 43rd एनुअल जनरल मीटिंग हुई है रिलायंस की, ये इन हाउस डेवलप जियो मीट प्लेटफॉर्म, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हुई है. दूसरी, गूगल ने अप्रॉक्सीमेटली $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर बाइंग 7.7% स्टेक, जो कि कल हमने ऑलरेडी न्यूज़ डिस्कस करी थी कि प्रॉबेबली जल्द ही अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिलेगा. तो कल 43rd एजीएम में ये अनाउंसमेंट हो गया. तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो ज़ीरो नेट कार्बन फुटप्रिंट. सो नाउ टर्निंग up Reliance Industry into technology powerhouse, Reliance Industry is also focusing on environmental issues. क्योंकि जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो उनके विजनरीज होते हैं, दे कैन एक्चुअली foresee the upcoming trend into economy and business. और बिजनेस में आने वाला जो ट्रेंड है, वो आगे आने वाला ट्रेंड ई कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, वर्चुअल वर्ल्ड का ही है. तो उसको देखते हुए कंपनी ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इनवाइट किए, बहुत सारे अपने स्टेक सेल किया इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द RIL फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम and turn RIL into technology powerhouse in case of e-commerce, in case of cloud computing, in case of artificial intelligence, and so many. And the second point here is that apart from e-commerce and artificial intelligence, the future is all about sustainable environment or sustainable development of economy and businesses. Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Paris Agreement, IPCC, all these convention and agreements are actually indicating the future of sustainable development. और इन सारे कन्वेंशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू सेव द एनवायरनमेंट, टू सेव द अर्थ फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस एमिशन, फ्रॉम कार्बन एमिशन, ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लेशियर मेल्टिंग, राइजिंग सी लेवल एंड अदर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेसेस. तो इन सारी प्रोसेसेस को कर्ब करके इन्वायरमेंट को, अर्थ को सस्टेनेबल बनाना फ्यूचर जनरेशन के लिए. तो ये आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से करंटली अभी हम लोग रिसोर्सेज डिप्लीशन कर रहे हैं, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्लाइमेट डिप्लीशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का डिप्लीशन हो रहा है, माइंस डिप्लीट हो रही हैं, उसको उस स्पीड को देखते हुए, डेवलपमेंट की आज की स्पीड को देखते हुए साइंटिस्ट, जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटल वेटरन्स हैं, स्कॉलर्स हैं, दे आर वेरी मच कॉशियस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशन के पास ये सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे अगर करंट जनरेशन इसी स्पीड से रिसोर्सेज को यूटिलाइज
करती रही। तो कई सारे इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाए गए, कई सारे इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज हुई, इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए, नॉर्म स्टैब्लिश किए गए, प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किए इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरनमेंट एंड मेक द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोर प्रोमिनेंट एंड कंसीडरेबल वर्ड। तो उसी को लीवरेज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्री अभी से फोरसी कर पा रही। इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ गुड विजनरी, जो आगे आने वाले टाइम को पहले से ही फोरसी कर ले। तो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में तो पावर हाउस बनने के लिए आरआईएल ने डेट फ्री कर दिया है, जीरो डेट फ्री, या आप कह सकते हैं जीरो क्रेडिट कंपनी हो गई है, डेट बिल्कुल जीरो है। लेकिन फॉर एनवायरमेंट नाउ रिलायंस इंडस्ट्री इज शोइंग अप इट्स कमिटमेंट, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्री ने अब ये इंडिकेट किया है कि आफ्टर बीइंग द जीरो डेट कंपनी, नाउ रिलायंस इंडस्ट्री इज फोकसिंग ऑन बिकमिंग द जीरो नेट कार्बन फुटप्रिंट कंपनी। जीरो नेट कार्बन फुटप्रिंट कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसका कार्बन एमिशन, नेट कार्बन एमिशन जीरो है। नेट कार्बन एमिशन जीरो है, इट मीन्स वो एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं कर रही है, जिससे कि जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है फॉर सोसाइटी दैट इज जीरो और लो इन केस ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। तो सस्टेनेबिलिटी को भी लेकर के अब रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना कमिटमेंट शो किया है कि बाय financial year 2035 Reliance is going to be the zero net carbon footprint company। तो अगर रिलायंस 3.0 की बात करी जाए तो जो कल बेसिक जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुए उसमें 5G सॉल्यूशंस को लेकर के भी अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें कंपनी ने अपना डेडिकेशन अनाउंस किया कि दैट कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च 5G सॉल्यूशन विद इन 1 ईयर ऑफ स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी। जैसे ही स्पेक्ट्रम इसको इशू होगा, कंपनी विल लॉन्च इज 5G सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ गूगल और other investor. Company is also dedicated to provide the Android based smartphone operating system to each and every Indian whosoever is not holding any phone right now or currently। इसके अलावा जियो मार्ट और व्हाट्सएप की भी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें जियो मार्ट और व्हाट्सएप मिल करके एक किराना स्टोर, ऑनलाइन किराना स्टोर का वेंचर करेंगे, जिसका फॉर्मेट वैसे ही होगा जैसे कि नॉर्मल फिजिकल किराना स्टोर्स होते हैं इंडिया में, उनके फॉर्मेट में रिलायंस जियो मार्ट और व्हाट्सएप इंटीग्रेट करेंगे। जियो मीट इंडियाज फर्स्ट क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, जो कि ऑलरेडी अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग प्रोवाइड कर रहा है और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में टीचर्स और स्टूडेंट के लिए सिंक्रोनस क्लासरूम सेटिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। बाय यूजिंग गूगल मीट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू यूज अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग। अगर आप जूम वगैरह ऐप को देखें, जूम के एप्लीकेशन को देखें, तो वहाँ पर जो फ्री एप्लीकेशन है उसमें टाइम लिमिट फिक्स है। आफ्टर 40 मिनट्स यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द मीटिंग, यू हैव टू अगेन एंड द मीटिंग एंड देन अगेन स्टार्ट द मीटिंग। तो जियो मीट फ्री कॉलिंग, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग अभी के लिए प्रोवाइड कर रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी ऑफिसेस को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एसिंक्रोनस टीचिंग in this pandemic situation। GeoGlass is also going to bring the 3D virtual rooms in order to help the teacher and student in this pandemic situation and to prepare the education industry for future course of time। कार्बन के केस में टारगेट जो सेट किया है आरआईएल ने, वो फाइनेंशियल ईयर 35 का सेट किया है, जिसमें आरआईएल इज गोइंग टू मेक देमसेल्फ एज अ नेट जीरो कार्बन कंपनी। सो इन अपकमिंग 15 ईयर vision that the company has actually crafted for itself is new energy, new material and new company, that is RIL 3.0। अब यहाँ पर हम जल्दी से समझ लेते हैं ये जीरो नेट कार्बन फुटप्रिंट का कंसेप्ट एक्चुअली है क्या। इसको हम कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। पिछले कुछ टाइम से कार्बन एमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में नेगोशिएशन, डिस्कशन और डेलिब्रेशन हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट पड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो बहुत सारे इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर्म किए गए इन ऑर्डर टू मेक द कंसेंसस ऑन कार्बन न्यूट्रलिटी एंड कार्बन एमिशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने किसी भी एग्जाम में पा सकते हैं। एक कार्बन न्यूट्रलिटी, दूसरा कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन ट्रेडिंग,
emission trading, all these terms are related with each other. तो कंफ्यूज नहीं होंगे. ऑल दीज कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन फुटप्रिंट, ये अप्रॉक्सीमेटली एक ही कंसेप्ट है. बेसिकली होता क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी इज द कंसेप्ट ऑफ हैविंग जीरो नेट कार्बन फुटप्रिंट. मीन्स कोई भी कंपनी जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, उसकी जो भी बिजनेस प्रोसेस है, जो भी ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस से इन्वायरमेंट में कार्बन एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है वो नेट एमिशन ज़ीरो है. इट मीन्स neither that company is increasing the carbon or carbon dioxide emission, nor actually it is absorbing the excess carbon from the environment. Net output is zero. इससे क्या होगा, इससे ये होगा, कंपनी कह सकते हैं कि एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस हाउस, वी आर रिस्पॉन्सिबल एनफ दैट वी आर नॉट डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट और वी आर नॉट डिग्रेडिंग द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग. तो एक गुडविल जनरेट होती है. फ्यूचर, आगे आने वाला फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही है, क्योंकि अब ह्यूमन रेस को अपने सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे. क्योंकि अगर यही स्पीड और पैटर्न रहा तो रिसोर्सेज डिप्लीशन को देख करके, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को देख करके साइंटिस्ट का ये कहना है कि बहुत जल्दी अर्थ का बहुत मेजर पार्ट रहने योग्य भी नहीं रह जाएगा. आइदर वहाँ पर रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे या वो पर्टिकुलर एरिया सी वाटर से सबमर्ज हो जाएगा. तो इट्स अ हाई टाइम दैट द कंपनीज एंड द कंट्रीज should actually come up together to integrate their efforts in order to save the environment, in order to sustain the environment, so that human race, Homo sapiens, can actually survive. इसीलिए पोस्ट कार्बन इकोनॉमी, इकोलॉजिकल कॉस्ट, इसका भी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आज के टाइम में प्रेवलेंट हो रहा है. इकोलॉजिकल कॉस्ट मीन्स कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रही है तो उसकी वो जनरली अपनी सारी इकोनॉमिक कॉस्ट तो कैलकुलेट करती है, बट इकोलॉजिकल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करती. व्हाट इज़ इकोलॉजिकल कॉस्ट? उस कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, बिजनेस प्रोसेसेस की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इकोलॉजी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी कॉस्ट को भी कंपनी को बेयर करना चाहिए, ऐसा एक ओपिनियन है. क्योंकि इवेंचुअली उस पर्टिकुलर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की वजह से, बिजनेस प्रोसेसेस की वजह से इन्वायरमेंट को अनबेरेबल या नॉन रिन्यूएबल लॉस हो रहा है. इसीलिए कार्बन न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है. बेसिकली कार्बन न्यूट्रलिटी रिफर्स टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय बैलेंसिंग carbon emission with carbon removal or simply eliminating the carbon emission altogether. It is used in the context of carbon dioxide releasing process associated with transportation, energy production, agriculture and industrial processes. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना फाइनेंशियल ईयर 22 तक का विजन रखा है कि इंडिया की जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से मूव करके 60% रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर लाना. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली मोर फोकसिंग ऑन सोलर एनर्जी. तो एक कंपनी, अगर कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करें तो कार्बन न्यूट्रलिटी का स्टेटस दो तरीके से अचीव किया जा सकता है. आइदर बाय बैलेंसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विद द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल बियॉन्ड नेचुरल प्रोसेस, ऑफन थ्रू कार्बन ऑफसेटिंग. मीन्स जितनी, अगर कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है वो उतना ही इक्वल अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करे, एब्जॉर्प्शन करे बियॉन्ड द नेचुरल प्रोसेस. कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल करके इन्वायरमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे, जो एक्सेस कार्बन है उसको एब्जॉर्ब करे. तो जितना उसने रिमूव किया, उसने एब्जॉर्ब किया, तो इट्स कॉल्ड एज कार्बन ऑफसेटिंग. How it can be done? It can be actually done by forestation and other mechanical methods. तो इसको बोलते हैं sequestering of carbon dioxide from the atmosphere to make up the emission elsewhere. इस मेथड से कंपनीज कर सकती. आइदर कंपनीज कैन रिड्यूस द कार्बन एमिशन थ्रू चेंजिंग एनर्जी सोर्सेज एंड इंडस्ट्री प्रोसेस. इंडस्ट्री प्रोसेस को कैसे चेंज करें और एनर्जी सोर्सेज को कैसे चेंज करें? कंपनी जो कि फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेज यूज़ कर रही हैं, फॉसिल फ्यूल के सोर्स यूज़ कर रही हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए, दे कैन मूव और दे कैन शिफ्ट देयर एनर्जी सोर्सेज इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जस्ट लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो. और बाय चेंजिंग इंडस्ट्री प्रोसेस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी भी कहलाती हैं. ग्रीन टेक्नोलॉजी मीन्स उनका कार्बन एमिशन मिनिमम या बिल्कुल ज़ीरो होता है. तो ऐसी स्पेशली जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं वो
इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसमें जो कार्बन एमिशन है वो मिनिमम हो। अब तो कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हो गई जो कार्बन एमिशन को, कार्बन को कंट्रोल करके, रोक करके किसी और यूजेबल फॉर्मेट में, यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती, रादर देन एमिशन हो उस पर्टिकुलर एमिशन को यूज़ करके एक सर्टेन यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया था जो कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है। तो दो तरह के ऑप्शन कंपनीज यूज कर सकती हैं इन ऑर्डर टू मेक देम सेल्फ नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट कंपनी, और जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने कल कमिटमेंट शो किया। तो फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री किस तरीके से अपने सारे बिजनेसेस को ऑपरेट करती, क्या टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करती है, इंडस्ट्री प्रोसेस में क्या शिफ्ट करती है, कैसे इस टारगेट को अचीव करेगी, इट इज़ अ फ्यूचर स्टोरी। हालांकि जैसे ही कंपनी का अनाउंसमेंट कल हुआ, अनाउंसमेंट कंपनी की एजीएम में मुकेश अंबानी ने अनाउंसमेंट किया, वैसे ही कंपनी के शेयर -3.7% तक फॉल कर गया, स्टॉक हिट हुआ। उससे पहले स्टॉक कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था। इट्स नॉट वेरी यूनिक कंसेप्ट, ऐसा कुछ यूनिक नहीं हुआ कल। बेसिकली मार्केट में कंसेप्ट होता है कि जब तक किसी अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है, जब तक वो अनाउंसमेंट होता नहीं तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि उस अनाउंसमेंट में ये होगा, ये होगा। तो उस प्रोसेस में, उस ड्यूरेशन में मैक्सिमम बाइंग की स्टेज चलती है। इन्वेस्टर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ बाई ऑन एक्सपेक्टेशन, जब तक एक्सपेक्टेशन है तब तक बाई, और जैसे ही वो अनाउंसमेंट हो जाती है इन्वेस्टर स्टार्ट सेलिंग ऑफ। सो इट वॉज जस्ट द नेचुरल फिनोमिना जो कल हुआ, जिसकी वजह से -3.7% का फॉल देखा गया। एनालिस्ट का कहना है कि द सेल ऑफ इन रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक केम एज अ इन्वेस्टर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ बाई ऑन एक्सपेक्टेशन एंड सेल ऑन अनाउंसमेंट। ये कुछ मार्केट, शेयर मार्केट के कंसेप्ट होते हैं जो कि टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया रिपोर्ट फर्स्ट ट्रेड सरप्लस इन ओवर 18 years. The country saw a minor trade surplus in June for the first time in 18 years. 2002 के बाद से जून के महीने में इंडिया ने पहली बार ट्रेड सरप्लस रजिस्टर किया, इवन दो द मर्केंटाइज एक्सपोर्ट कंटिन्यू टू श्रिंक फॉर 4 months लो। हमारा ट्रेड सरप्लस है, मैक्सिमम टाइम इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहता है, बट इस जून के मंथ में इंडिया के इंटरनेशनल बिजनेस में इंडिया ने ट्रेड सरप्लस, मर्केंटाइज सरप्लस रजिस्टर किया। क्यों? इवन दो इस पे कहना, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मर्केंटाइज एक्सपोर्ट पिछले 3 महीनों से कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, इसके बाद भी इंडिया ट्रेड सरप्लस में आ गया है आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2002। 18 साल बाद द एक्सपोर्ट ऑफ $21.91 billion and import of $21.11 billion resulted in a surplus of around $800 million in trade balance in the month of June. ऐसा क्यों हुआ? Its reason is quite obvious. क्या रीज़न है? इंडिया ने एक्सपोर्ट तो अपना बहुत ज़्यादा बैन नहीं किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं किया, जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले 3 महीनों से कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। लेकिन इंडिया ने इम्पोर्ट पर ज़रूर बहुत ज़्यादा कर्व लगाए, स्पेशली ऐसा इम्पोर्ट जो चाइना से आ रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है उस इम्पोर्ट बैन की वजह से ये ट्रेड सरप्लस देखने को मिल रहा है। जनरली इंडिया इज़ अ नेट इम्पोर्टर कंट्री, इंडिया मैक्सिमम टाइम नेट इम्पोर्टर कंट्री है, इसीलिए कई बार आपको बुक्स में देखने को भी मिलेगा कि इंडियाज़ इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी इज़ इम्पोर्ट ओरिएंटेड। और इम्पोर्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए डॉलर और रुपीज़ की जब भी प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो इंडिया जनरली नेट इम्पोर्टर है। लास्ट टाइम इंडिया ने जनवरी 2002 में ट्रेड सरप्लस रजिस्टर्ड किया था। हालांकि अगर हम बात करें मर्केंटाइज एक्सपोर्ट को छोड़ दें, मर्केंटाइज मीन्स गुड्स का एक्सपोर्ट अगर छोड़ दें, तो सर्विसेज के केस में इंडिया हमेशा ही एक्सपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर रहता है। मीन्स इंडिया की जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, इंडिया सर्विस कम इंपोर्ट करता है। बट मर्केंटाइज के केस में या गुड्स के केसेस में इंडिया मैक्सिमम टाइम ट्रेड्स डेफिसिट में रहता है। इफ वन सी एस्टिमेट सर्विसेज फिगर, देयर वाज अ सरप्लस ऑफ अप्रोक्सीमेटली $6.84 बिलियन इन द मंथ ऑफ जून। तो सर्विसेज के केस में वी आर ऑलवेज इन ट्रेड सरप्लस, बट इन मर्केंटाइज और द गुड्स केस वी कंट्री इंडिया इज ऑलवेज इन ट्रेड डेफिसिट। तो इस बार न्यूज़ में यही कहा गया कि इस बार जून के मंथ में इंडिया ने एक्चुअली ट्रेड सरप्लस का साइन और ट्रेड सरप्लस कंट्री के रूप में उभरा है।
जिसमें अप्रॉक्सीमेटली $800 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रहा है इन द मंथ ऑफ जून। और अगर हम इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ट्रेड को कंबाइन करते हैं तो इंडिया मैक्सिमम टाइम ट्रेड सरप्लस में रहता है। जून के मंथ में इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस रहा है वो $7.64 बिलियन का रहा है, वी कंबाइन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। Although mercantile export is continuously falling since last 3 months, petroleum products, textile, electronic goods, engineering goods, all these are the goods that have shown contraction in export. हालांकि ड्रग्स, फार्मा और अदर मेडिकल इक्विपमेंट के केस में एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है अप्रॉक्सीमेटली 10% की। और ये आप इसको ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे हमारी येलो रीजन इंडिकेट द ट्रेड डेफिसिट। तो ये आप देख सकते हैं मई 2019 से हालांकि समवेयर ये ट्रेड डेफिसिट आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और फाइनली जून में हम किसी भी रीजन की वजह से एक्चुअली कंट्री इंडिया ट्रेड सरप्लस की कंडीशन में आ गई और नेट एक्सपोर्टर के तौर पर आई आफ्टर अ डिकेड। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6, यूएस स्टैंड्स डाउन ऑन स्टूडेंट वीजा रूल। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस दिस न्यूज़, जब यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि यूएसए में पढ़ रहे हैं और जिनकी सभी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, जिनके सभी कोर्सेज ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, उन सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और उनको उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ इमिग्रेशन पॉलिसी का, वैसे ही जितने भी स्टेट वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सिलिकॉन वैली एंड 20 अदर स्टेट हैव अबेंडन्ड द प्लान एंड फाइल्ड द कंप्लेन अगेंस्ट गवर्नमेंट इनटू कोर्ट। और उस कोर्ट में कहा गया कि यूएस की इस इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा। सिलिकॉन वैली जो ऐसी कंपनीज, आईटी कंपनीज स्पेशली जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम रेट पर हायर करती हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर बिजनेस प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल, उनको नुकसान होगा। तो उसकी वजह से उन सारी कंपनीज ने, यूनिवर्सिटीज़ ने कलेक्टिवली केस फाइल किया था कि यूएस अपने इस इमिग्रेशन पॉलिसी को तुरंत रिवर्स कर दे और स्टूडेंट को अलाउ करे कि वो स्टे करें, कैंपस में ही रहें, भले ही उनकी सारी क्लासेस ऑनलाइन या उनके कोर्सेज ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अगर ये इमिग्रेशन पॉलिसी को रिवर्स नहीं करती है यूएस गवर्नमेंट, देन इट मे बी द लॉस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड कुड हैव कॉस्ट यूनिवर्सिटीज millions of dollars in tuition and jeopardize the ability of US companies to hire the highly skilled workers। तो ट्यूसडे को उस केस की हेयरिंग होनी थी। फेडरल जज जैसे ही इस केस की हेयरिंग को सुनने वाले थे, वैसे ही अनदर जज ने अनाउंस कर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एग्री हो गया है रिसाइन करने के लिए इस पॉलिसी को। RESIND रिसाइन द पॉलिसी एंड अलाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू रिमेन इन द कंट्री इवन इफ दे आर टेकिंग ऑल देयर क्लासेस ऑनलाइन। तो यूएस गवर्नमेंट ने अपना जो इमिग्रेशन पॉलिसी स्टूडेंट को लेकर जो डिसीजन लिया था उसको रिवर्स कर दिया है। तो आप ये कह सकते हैं MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक केस जीत लिया जिसमें यूएस गवर्नमेंट एग्री कर गई है स्टूडेंट को यूएस में रिसाइड करने के लिए इवन इफ दे ऑल देयर कोर्सेज टर्न अप इनटू ऑनलाइन कोर्सेज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। एप्पल विंस टैक्स बैटल विद EU as court annuls order to pay $15 billion। 2016 से चला आ रहा केस, फाइनली इस पर यूरोपियन यूनियन की जनरल कोर्ट ने रूलिंग दे दी है और एप्पल ने टैक्स बैटल विन कर लिया है अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन कंपटीशन कमिश्नर। जैसे कि इंडिया में होता है कंपटीशन कमिश्नर, वैसे ही यूरोपियन यूनियन में भी है। यूरोपियन यूनियन, आई थिंक आप सबको पता है यूरोपियन यूनियन क्या है। अगर नहीं पता तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। तो अभी फिलहाल के लिए न्यूज़ देख लेते हैं। एप्पल वॉन इट्स कोर्ट फाइट ओवर रिकॉर्ड $14.9 बिलियन आयरिश टैक्स बिल इन अ क्रशिंग ब्लो टू यूरोपियन यूनियन कंपटीशन कमिश्नर। अगर आपको याद हो तो ये आयरिश टैक्स बिल, सैंडविच टैक्सेशन पॉलिसी, इसको हमने कहीं डिस्कस किया। आप लोगों को अगर याद हो तो आप मुझे बताएंगे इसको हमने कहाँ डिस्कस किया था, किस कंटेक्स्ट में ये हमने आयरलैंड का जो न्यूज़ है, आयरलैंड बिल है, ये किस कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था। बहुत ही रिसेंटली डिस्कस किया है हमने।
अभी फिलहाल के लिए इस केस को जल्दी से समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2016 में यूरोपियन कमीशन ने ऑर्डर दिया था एप्पल को कि वो अप्रॉक्सीमेटली €13 बिलियन प्लस इंटरेस्ट पे करे फॉर देयर अनपेड आयरिश टैक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2004 टू 2014 टू आयरिश स्टेट। तो एप्पल पे यूरोपियन कंपटीशन कमिश्नर ने फाइन लगाया था अप्रॉक्सीमेटली €30 बिलियन प्लस इंटरेस्ट का, और ये कहा था कि एप्पल ने आयरलैंड की टैक्सेशन पॉलिसी को मिसयूज़ किया है, डबल आयरिश टैक्स सिस्टम को मिसयूज़ करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2004 से 14 तक टैक्स इवेजन किया है, और उस टैक्स इवेजन के लिए एप्पल को, आयरिश स्टेट को इतना अमाउंट का फाइन पे करना है। And it was the largest corporate tax fine in the history of the world. हालांकि बाद में आयरलैंड गवर्नमेंट भी इससे थोड़ा सा पीछे हट गए और उसने क्लेम किया था कि अननेसेसरी यूरोपियन यूनियन उनके टैक्सेशन सिस्टम में फोर्स कर रहा है, उनकी सोवरेनिटी को हॉल्ट कर रहा है। तो इन सब इश्यूज पर हम नहीं जाएंगे। बेसिक इशू वॉज दैट एप्पल्स वेरिएशन ऑफ डबल आयरिश टैक्स सिस्टम विच from 2004 to 2014, Apple used to shift approximately €110 billion of non-US profit from tax. तो उसके लिए कंपटीशन कमिश्नर ने फाइन लगाया था एप्पल पे। तो 2016 से वो, और 2016 का जो वो ऑर्डर था कंपटीशन कमीशन का, उसके अगेंस्ट एप्पल ने केस फाइल किया था अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन कंपटीशन कमीशन, और कहा था कि दिस इज द टोटल पॉलिटिकल क्रैप मूव बाय यूरोपियन यूनियन कंपटीशन कमिश्नर। तो अब कल की वर्डिक्ट में यूरोपियन यूनियन जनरल कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है 2016 की रूलिंग विच फाउंड दैट टेक्नोलॉजी जियांट हैड बीन गिवन द इलीगल टैक्स ब्रेक्स बाय डब्लिन। डब्लिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। तो फाइनली एप्पल को इस केस से अभी के लिए रिलैक्सेशन मिल गया है, बट यूरोपियन यूनियन कंपटीशन कमिश्नर हैज अ राइट टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट और दिस जजमेंट। एक्चुअली क्या कहा यूरोपियन जनरल कोर्ट ने? एज पर कोर्ट, यूरोपियन कमीशन हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस अगेंस्ट एप्पल एंड फेल टू शो द रिक्विजिट लीगल स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शनिंग। तो जो आयरलैंड कंट्री के साथ जो टैक्स डील हुई थी एप्पल की, उसको लेकर के कंपटीशन कमिश्नर जो था यूरोपियन यूनियन का, उसने एप्पल पर फाइन लगाया था। बाद में आयरलैंड गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो किया था कि इट इज़ द इंक्रोचमेंट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ आयरलैंड, बट फिर भी ये केस कंटिन्यू रहा था। फाइनली एप्पल को और आयरलैंड गवर्नमेंट दोनों को ही, या डब्लिन को भी आप बोल सकते हैं, कैपिटल ऑफ आयरलैंड, दोनों को रिलैक्सेशन मिला, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड। हो सकता है यूरोपियन यूनियन सेंटर कंपटीशन कमिश्नर इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट अपील करे। तो एज पर द एप्पल, this was the political crap and the landmark case in case of the history of Apple. तो कोर्ट का ये कहना है कि जो ये कंपटीशन कमीशन का जो मूव था, इट वाज इंटेंटेड और सीम्स टू बी द पॉलिटिकल वन टू पनिश द एप्पल फॉर इट्स ओवरऑल टैक्स प्लानिंग रादर देन टू रीच अ रिजल्ट दैट अकॉर्ड विद द लीगल और इकोनॉमिक पोजिशन एज पर द EU जनरल कोर्ट रूलिंग। और एप्पल के साइड से भी यही कहा गया कि इट वॉज अ पॉलिटिकल क्रैप, दो इट वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट फॉर एप्पल। इट वॉज नॉट ऑल अबाउट हाउ मच फाइन वी नीड टू पे, इट इज एक्चुअली वॉट एप्पल or the other companies need to pay as a tax. The court has quite rightly followed the law and not by any wider political objective as per Apple. तो अब यूरोपियन यूनियन कंपटीशन कमिश्नर क्या इसको लेकर के आगे जाते हैं आयरलैंड और एप्पल की इस टैक्सेशन डील को, या ये इशू यहीं पर फिनिश रहेगा, ये आगे देखने वाली बात है। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। गूगल इन्वेस्ट $4.5 बिलियन इन जियो फॉर 7.7% स्टेक। तो ये 15th इन स्टेक सेलिंग है इन रिलायंस जियो, जिसमें गूगल ने 7.7% का स्टेक खरीद लिया है वर्थ $4.5 बिलियन। और ऐसा अब रिलायंस इंडस्ट्री में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आफ्टर जियो
Reliance industry will move for their retail business and will attract investment into retail business of Reliance. AI to send 600 employees on furlough. Air India is not going to begin its cost cutting practice or cost cutting drive and will send approximately 600 employee on forced leave or leave without pay. तो इस वर्ड को आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं furlough. इसका मीन्स होता है लीव विदाउट पे या फोर्स लीव. एम्प्लॉयज को लीव विदाउट पे पे भेज देना या फोर्स लीव पर भेज देना. फरलॉ, इट्स नॉट ले ऑफ, इट्स फरलॉ. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड फरलॉ, ये याद रखेंगे. ले ऑफ, ये दोनों ही टेक्निकल वर्ड्स हैं. फरलॉ मीन होता है फोर्स लीव पर, फोर्स लीव विदाउट पे, दैट इज लीव विद पे नहीं, लीव विदाउट पे, उसको फरलॉ बोलते हैं. तो फिलहाल के लिए एयर इंडिया अपने 600 एम्प्लॉयज़ को लीव विदाउट पे पे सेल करने पर भेजने जा रहा है. शुरुआत में ये स्कीम वॉलंटरी रहेगी, बट लेटर ऑन अगर कंपनीज को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, अगर एयर इंडिया को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल गया, तो ये स्कीम फोर्सफुल स्कीम में भी कन्वर्ट करी जा सकती है. जो एम्प्लॉयज़ को रिटेंच या फरलॉ किया जाएगा, ले ऑफ किया जाएगा या फोर्स लीव पर भेजा जाएगा, उन एम्प्लॉयज़ को कोई सैलरी, बेसिक सैलरी, कोई भी फ्रिंज बेनिफिट्स, पर्क्स, पर्क्यूसर जो मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे. उनकी सीनियरिटी भी अफेक्ट होगी. जब भी कभी भी वो ज्वाइन करेंगे, जो वो हाउस जो उनको मिला हुआ था, हाउसिंग फैसिलिटी मिली हुई थी, दे हैव टू वैकेंट दैट हाउसिंग फैसिलिटी, और इफ दे कैन नॉट वैकेंट इट, दे हैव टू पे रेंट ऑन अ मार्केट बेसिस टू एयर इंडिया. तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू ये कॉस्ट कटिंग एयर इंडिया करने जा रही है अपने एम्प्लॉयज़ पर. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. SBI टू रेज 24K crore via bonds to create buffer. State Bank of India will raise 25,000 crore capital through additional Tier 1 and Tier 2 bonds from the market in financial year 21, and this capital is expected to strengthen the capacity to grow business and create buffer to withstand stock. जैसा कि रिसेंटली RBI ने कहा भी था, हमने न्यूज़ डिस्कस भी करी थी कि बैंक को प्रिपेयर रहना चाहिए, एडिशनल कैपिटल प्रोविजनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए फॉर अपकमिंग NPA शॉक्स, जो कि दिसंबर के बाद ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स कि अगर मोराटोरियम पीरियड खत्म होता है दिसंबर में, एक्सटेंड करते हैं थोड़ा, तो उसके बाद NPA बढ़ेगा. तो बैंक्स को उस शॉक के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. तो SBI is not going to raise the Tier 1 or now going to raise approximately 25,000 crore via Tier 1 or Tier 2 bonds from the market. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज. IDBI बैंक सीक नोट टू मोप अप 11,000 crore. The private lender IDBI Bank is seeking approval from its shareholder to raise equity capital up to 11,000 crore in a bid to enhance capacity to grow its business and create the buffer to absorb the shock. Same line with SBI. SBI ने भी बफर क्रिएट किया है फॉर अ फ्यूचर शॉक. IDBI ने भी अपने शेयर होल्डर से परमिशन मांगी है इन ऑर्डर टू रेज द कैपिटल फॉर अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ फॉर फ्यूचर शॉक, टू एब्जॉर्ब द फ्यूचर शॉक, जो कि मोराटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद आने वाला है बैंकिंग इंडस्ट्री पर, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है. वोकैबुलरी ऑफ द डे इज रिसेंट. रिसेंट मीन्स रद्द कर देना, स्क्रैप, डू अवे, पुट ऑफ, डू अवे विद, ये हमने US वाली न्यूज के कंटेक्स्ट में पढ़ा है. दीज आर द रेफरेंसेस. For lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can follow me on Twitter and ResearchGate. That's all for today, student. Please like, share and subscribe. If you have any query, write on comment section below. Thank you.